हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस किया है, जिसके तहत भारत में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। और इस तरह से लगातार पिछले लंबे समय से आपको रेपो रेट में कटौती देखने को मिल रही है, जो जाहिर तौर पर इस बात का संकेत देती है कि अब भारत के नीति निर्माता देश के आर्थिक विकास को और ज्यादा बल देना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये पूरा डिसीजन क्यों लिया गया, इस पूरे डिसीजन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और एक सामान्य इंसान पर, एक आम इंसान पर इस पूरे निर्णय का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याईएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं, ताकि आप जवाब को कमेंट बॉक्स में बता सकें। सवाल आपके सामने मौजूद है। सवाल है, नगद आरक्षित अनुपात का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है या कौन करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौद्रिक नीति समिति, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, या ऑप्शन डी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। अगर आपको जवाब नहीं पता तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में हम इसके जवाब को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सवाल का जवाब आपको मिल सके। इसी नोट के साथ थोड़ा सा वीडियो और शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी खबर को देखते हैं। खबर हमारी क्या है? खबर है कि आरबीआई ने जून 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट की अप्रत्याशित कमी करने का डिसीजन यहां पर लिया है। और इस तरीके से भारत में जो रेपो रेट है वो 6% से कम होकर के 5.5% पर पहुंच गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले वाली जो बैठक थी उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, और उससे पहली बैठक में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। तो ओवरऑल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती जो है अब तक आरबीआई कर चुका है पिछली 3 बैठकों में। और पहले ये जो हमारा रेपो रेट था वो 6.5% के आसपास था, जो कि अब घट करके 1% कम हो, 1 परसेंटेज पॉइंट कम होकर के 5.5% के आसपास पहुंच चुका है। तो वर्ष 2025 में अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। फरवरी में कटौती की गई थी, अप्रैल में कटौती हुई है, और जून में कटौती हुई है। इस तरीके से बेसिकली सबसे पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी, अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट, और जून में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। इस तरीके से आपका टोटल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती यहाँ पर हुई है। चलिए, खबर हमने देख ली है। खबर के बाद आप देखें कि रेपो रेट में जो कटौती की गई है उसके पीछे के कारण क्या है, क्यों कटौती की गई है, ऐसी क्या सिचुएशंस वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में बनी हुई हैं कि आरबीआई ने कटौती की है। तो सिचुएशंस की अगर आप बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है रेपो रेट को डिसाइड करते समय, वो रहता है मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई। महंगाई की अगर आप बात करें तो खुदरा महंगाई, यानी कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिससे आप खुदरा महंगाई को कैलकुलेट करते हैं, खुदरा महंगाई जो है अप्रैल 2025 में 3.2% के आसपास रही है, जो कि जुलाई 2019 के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। और आरबीआई का टॉलरेंस लिमिट क्या रहता है? आपका 2 से 6% के बीच में रहती है, इसको आप याद रख लीजिए। तो टॉलरेंस लिमिट के बीच में आपको हमारी मुद्रास्फीति है वो देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई जो है वो वर्तमान समय में कंपैरेटिवली एक आप कह सकते हैं बहुत सही सिचुएशन में जो है, एक कंफर्टेबल सिचुएशन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहता है हर बार महंगाई को लेकर के, वो है आपका फूड इन्फ्लेशन। लेकिन फूड इन्फ्लेशन का डेटा भी अगर आप पिछले कुछ समय में उठा करके देखेंगे तो उसमें भी आपको भारी गिरावट नजर आएगी। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी गिरावट आ रही है, फूड इन्फ्लेशन में भी गिरावट आ रही है। और वर्ष 2025-26 का जो अनुमान आरबीआई की तरफ से दिया गया है, उसमें भी आरबीआई ने महंगाई की रेट को या मुद्रास्फीति की दर को 4% से घटा करके 3.7% कर दिया है, यानी कि अभी भी जो है वो कंफर्ट लिमिट में बना रहेगा। इसके अलावा कोर मुद्रास्फीति की अगर आप बात करें, कोर इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें, तो उसके भी स्थिर रहने की संभावना है। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से आपको जो है इसमें फायदा थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन में 2F को शामिल नहीं किया जाता। एक होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी जो आपकी वस्तुएं हैं उनके प्राइस को शामिल किया जाता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में दो चीजें शामिल नहीं होती। कौन कौन सी? एक हो गया आपका फूड और दूसरा हो गया आपका फ्यूल। इन दो एफ्स को कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं किया जाता, हेडलाइन इन्फ्लेशन में दोनों शामिल होते हैं। तो ये चीज डिफरेंस यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान की अगर आप बात करें तो हमारा जो जीडीपी वृद्धि दर है वो इस बार तकरीबन 6.5% के आसपास रह सकता है। ये अनुमान आपका आरबीआई की तरफ से दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद हैं, खासतौर पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल रही है।
इसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। इसके अलावा व्यापार विवाद भी आपको देखने को मिल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने रेपो रेट में कटौती के क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में समझे। अब यहाँ पर आप देखें तो नीति में क्या बदलाव किया गया है, जो नीतिगत रुख है, जो स्टांस है, उसको क्या किस तरीके से चेंज किया गया है। तो नीतिगत जो रुख है उसको आरबीआई ने अकोमोडेटिव से चेंज करके न्यूट्रल कर दिया है, यानी कि समायोजनात्मक से चेंज करके तटस्थ कर दिया गया है। इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य क्या है कि घरेलू खपत और निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक बल को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है जो स्टांस को चेंज किया गया है। लेकिन स्टांस का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर स्टांस का मतलब नहीं पता तो आप उस लाइन को नहीं समझ पाएंगे। स्टांस बेसिकली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, हर 2 महीने में एक बार आयोजित की जाती है। तो हर 2 महीने में बैठक का आयोजन होता है। मान लीजिए जनवरी में आपका बैठक का आयोजन होता है, तो अगली बैठक कब होगी? फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपको अगली बैठक देखने को मिलेगी। उसके अगली बैठक कब होगी? अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई में आपको अगली बैठक देखने को मिलेगी। तो 2-2 महीने बाद आपको बैठक देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि आरबीआई, मान लीजिए आप यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आरबीआई जो है अपना स्टांस डिक्लेयर करती है। आरबीआई जो स्टांस डिक्लेयर करती है वो उस महीने के लिए नहीं करती है, बल्कि अगली बैठक के लिए स्टांस डिक्लेयर किया जाता है। आरबीआई के 3 स्टांस होते हैं। एक स्टांस है आपका अकोमोडेटिव, एक स्टांस है आपका न्यूट्रल और दूसरा स्टांस है आपका टाइटनिंग। ये जो स्टांस हैं, ये स्टांस बेसिकली दर्शाते हैं कि आरबीआई अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक को लेकर के क्या सोच रहा है, आरबीआई के मन में क्या चीजें मौजूद हैं। ये आरबीआई की आगे की राह को दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आरबीआई अगली बैठक के लिए अकोमोडेटिव स्टांस डिक्लेयर करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगली बैठक में या तो आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा या उसको बरकरार रखेगा। अगर न्यूट्रल स्टांस डिक्लेयर किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई कटौती भी कर सकता है, बढ़ोतरी भी कर सकता है और न्यूट्रल भी रख सकता है। और अगर टाइटनिंग स्टांस डिक्लेयर किया जाता है तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई या तो बढ़ोतरी करेगा या फिर उसको चेंज नहीं करेगा या फिर उसको बरकरार रखेगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो रुख आरबीआई बताता है, यानी जो स्टांस आरबीआई डिक्लेयर करता है, वो अगली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए डिक्लेयर करता है। तो पिछली बार आपको याद होगा कि इस मॉनेटरी पॉलिसी से की बैठक से पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान आरबीआई ने अपना स्टांस को अकोमोडेटिव बताया था और इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार आरबीआई ने अपने रेट में कटौती कर दी है। लेकिन इस बार आरबीआई ने क्या बताया है? इस बार आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस बताया है और न्यूट्रल स्टांस का मतलब ये है कि अगली जो बैठक आयोजित की जाएगी उस बैठक को लेकर के अभी कुछ क्लियर नहीं है। उस बैठक के दौरान कमी भी की जा सकती है, उस बैठक के दौरान बढ़ोतरी भी हो सकती है, उस बैठक के दौरान स्थिर भी रखा जा सकता है। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अभी के आधार पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो डेटा इन 2 महीनों में निकल करके आता है रीसेंट पॉलिसी डिसीजन के आधार पर, उस डेटा को नजर रखते हुए, उस डेटा पर ध्यान में रखते हुए तमाम डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये हमने स्टांस के बारे में बात कर ली है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर और याद रखनी है। हमने जो डिस्कशन किया कि आपका अगर अकोमोडेटिव स्टांस है तो ये डिसीजन ले सकते हैं, न्यूट्रल स्टांस है तो ये डिसीजन ले सकते हैं, या टाइटनिंग स्टांस है तो ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आरबीआई ने अगर अकोमोडेटिव स्टांस डिक्लेयर किया है तो आरबीआई कमी ही करेगा। ये आरबीआई के लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है। आरबीआई अपने स्टांस को फॉलो करे, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस पिछली बार डिक्लेयर किया था तो इस बार आरबीआई उसको बढ़ा भी सकता था। कोई लीगली डिक्लेयर नहीं किया गया कि अगर आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस डिक्लेयर किया है तो वो उसको कम ही करेगा। ये केवल और केवल पॉलिसी सर्टेनिटी को बनाए रखने के लिए होता है, निश्चितता को बनाए रखने के लिए होता है, ताकि आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खासतौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये पता रहे कि आगे आने वाले समय को लेकर के, खासतौर पर आगे आने वाले 2 महीनों को लेकर के आरबीआई क्या सोच रहा है। आरबीआई जो है, क्या आरबीआई सख्त पॉलिसी अपनाने पर विचार कर रहा है? क्या आरबीआई जो है आपका जो थोड़ा-सा नॉर्मल पॉलिसी अपनाने पर विचार कर रहा है? तो ये जो आगे का रास्ता है, वो केवल इससे क्लियर होता है। लेकिन आरबीआई अपने स्टांस को मानने के लिए लीगली बाध्यकारी नहीं है, वैध तौर पर या कानूनी तौर पर आरबीआई बाध्यकारी नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है आरबीआई का स्टांस क्या रहा है और स्टांस का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर सीआरआर को लेकर भी बात हो रही है कि सीआरआर यानी कि नकद आरक्षित अनुपात जो है, इसको भी आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। इसको 4% से घटा करके 3% कर दिया गया है और अनुमान ये है कि जो यहाँ पर घटाया गया है, इस कमी की वजह से बैंकिंग प्रणाली में, यानी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर मौद्रिक नीति रुख में बदलाव को लेकर के देखे। इसके अलावा एक चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो है आपका रेपो रेट वर्सेस सीआरआर। तो रेपो रेट वर्सेस सीआरआर अगर आप देखें दोनों को कौन डिक्लेयर करता है, तो आपने सुना होगा कि दोनों को आरबीआई डिक्लेयर करता है, तो ऐसा नहीं है। जो रेपो रेट है इसको जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, एमपीसी द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और एमपीसी में आपके आरबीआई के मेंबर भी रहते हैं और एमपीसी में गवर्नमेंट के मेंबर भी रहते हैं। लेकिन जो आपका कैश रिजर्व रेशो है इसको केवल आरबीआई ही डिक्लेयर करता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो आपका रेपो रेट है उसमें एमपीसी की भूमिका रहती है और एमपीसी में गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के लोग रहते हैं। लेकिन सीआरआर को डिसाइड करने के लिए या और भी जो आपके फैक्टर्स हैं जैसे एसएलआर हो गया या आपका जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, एमएसएफ हो गया, तो ये जो आपकी फैसिलिटीज है या ये जो आपके सिस्टम्स हैं इनको डिक्लेयर करने का काम केवल और केवल आरबीआई करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है, जबकि जो आपका रेपो रेट है वो सरकार और आरबीआई मिलकर के डिसाइड करते हैं। ये डिफरेंस यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा जो सवाल था उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संशोधित अनुमान कुछ आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के यानी कि मुद्रास्फीति को लेकर के आरबीआई का अनुमान ये है कि हमारी जो मुद्रास्फीति है वो 3.7% के आसपास रह सकती है, जबकि ये पहले जो है आपका अनुमान 4% के आसपास था। जीडीपी वृद्धि दर आप जानते ही हैं इस साल के लिए तकरीबन 6.5% अनुमान है, जो कि लगभग तय है कि इतना ही रहने वाला है। इसके अलावा आपको याद होगा हमने बात की थी पिछले दिनों कि हमारा जो क्वार्टर 4 है उसके लिए जो आपका जीडीपी वृद्धि दर का डेटा है वो निकल करके आया था 7.4% के आसपास, और इसी डेटा के आधार पर तय किया गया था कि हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर है वो बेसिकली आपका 6.5% रह सकती है, जो कि पिछले 4 सालों का सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये क्लियर किया गया है कि हमारी इकोनॉमी में मजबूत घरेलू डिमांड, बैंक और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में मजबूती और सरकार की पूंजीगत खर्च नीतियां जो हैं वो आर्थिक सहायता में काफी ज्यादा मदद करने वाली हैं, और भविष्य में हो सकता है आपको और ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल जाए। तो ये ओवरऑल कुछ संशोधित अनुमान जो हैं वो आरबीआई की तरफ से बताए गए हैं। अब रेपो रेट की कटौती का असर यहाँ पर क्या होगा, खासतौर पर सामान्य लोगों पर क्या असर होगा। सबसे पहले अगर लोन लेने वाले लोग जो लोग यानी कि जो उधार जिन्होंने उधार लिया है उन पर क्या असर होगा, उनकी अगर आप बात करें तो उन पर बेसिकली सभी रेपो रेट आधारित जो उधार दरें हैं उनमें आपको कटौती देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी कटौती होगी, बेसिकली आपका जो बैंक जिस आधार पर, अगर बैंक जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के आधार पर अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, तो फिर आपको जल्दी ही इस ये जो भी आप इंटरेस्ट देते हैं बैंक के लोन पर उसमें कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है इसमें रेपो रेट भी एक फैक्टर होता है। तो अगर कोई बैंक बेसिकली आपका रेपो रेट एक फैक्टर है, इसके साथ साथ आपका बॉन्ड यील्ड भी एक फैक्टर होता है। तो अब क्योंकि ये अगर रेपो रेट इंपैक्ट होगी तो इसकी वजह से बैंक रेट भी जो आपका बॉन्ड यील्ड है वो भी इंपैक्ट होगा, या टी बिल भी आप कह सकते हैं, टी बिल भी इसमें एक फैक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, टी बिल भी चेंज होगा 90 डेज टी बिल। तो ये जो तमाम आपके फैक्टर्स हैं ये आरबीआई के डिसीजन की वजह से चेंज होंगे, और क्योंकि ये चेंज होंगे रेपो रेट में कमी आएगी, बॉन्ड यील्ड जो है ये भी कम होगा। अभी हम समझेंगे कि बॉन्ड यील्ड कैसे कम होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। टी बिल जो है आपका ये भी बेसिकली यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है, इनका जो यील्ड है, या इसको बॉन्ड यील्ड ही कह सकते हैं, दोनों लगभग सेम चीजें ही हैं। गवर्नमेंट बिल तो टी बिल हो गया, तो इसके जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी यहाँ पर कमी आएगी, और इसकी वजह से जो आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है ये कम होगा, और जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है अपने लोन पर वो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो सबसे पहले आपका जो लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर फायदेमंद बातें होने वाली हैं, क्योंकि उनके लिए अब इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। जिन्होंने लोन ले रखा है पहले से उनके लिए भी फायदा होगा, उनकी जो ईएमआई है उसमें भी आपको लगभग 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच में प्रति लाख रुपए पर जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो उदाहरण के लिए अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है 20 साल के लिए, होम लोन लिया है, तो इसकी ईएमआई पर आपको लगभग हर महीने प्रति माह आपको 1960 रुपए का फायदा हो सकता है, जो कि ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 4.7 लाख रुपए का फायदा आरबीआई के इस डिसीजन की वजह से हो सकता है। तो जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। नुकसान किसको होगा, उसको अगर आप देखें तो नुकसान बेसिकली उन लोगों को होगा जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है। कैसे नुकसान होगा उनको, उनको नुकसान अगर आप देखें तो बैंक एफडी पर भी जो ब्याज की दरें हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। क्यों गिरावट देखने को मिलेगी, गिरावट इस वजह से देखने को मिलेगी, आप सोच करके देखिए कि बैंक एफडी पर पैसा ज्यादा क्यों देता है। बैंक एफडी पर पैसा ज्यादा देता है क्योंकि वही पैसा बैंक उठा करके दूसरों व्यक्तियों को देता है उधार के तौर पर, फिर ज्यादा वहां से इंटरेस्ट मिलता है,
तो फिर आप ज़्यादा इंटरेस्ट चुका बैंक जो है ज़्यादा इंटरेस्ट चुका भी पाता है। पर अगर यहीं से इंटरेस्ट कम मिलेगा, यहीं से बेसिकली जो है आप अब अगर जो है जहाँ जो उधार हमने दिया था, बैंकों ने दिया था, वहीं से अगर इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो फिर आरबीआई एफडी पर भी इंटरेस्ट कम देगा। तो एफडी पर इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा, यानी कि जो आपके फिक्स डिपॉजिट हैं, उस पर मिलने वाला रिटर्न आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो जिन लोगों को एफडी करनी है, वो अभी 1-2 दिन में कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका एफडी पर इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। बॉन्ड बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड बाजार पर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? तो ब्याज दरों में गिरावट से बॉन्ड के दाम जो है वो बढ़ेंगे, विशेष तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के जो दाम हैं वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड पर जो रिटर्न है वो कम होगा और बॉन्ड यील्ड यहाँ पर कम हो जाएगा। किस तरीके से कम होगा? इसको थोड़ा-सा अगर आप समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए अभी आपके पास ₹1000 हैं। अब ₹1000 में आप देखते हैं कि आपका जो बैंक है, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है कितना? आप मान लीजिए बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और बॉन्ड यील्ड जो है ये भी आपको जो बॉन्ड यील्ड है या ये मान लीजिए आपका यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये 5% मिल रहा है और बॉन्ड यील्ड भी आपको 5% इंटरेस्ट रेट ही दे रहा है। तो अब यहाँ पर आप किसमें पैसा जमा करेंगे? ज़ाहिर तौर पर आप यहाँ पैसा जमा करेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ है और ये इसको आप जल्दी निकाल भी सकते हैं। ये इतना सेफ नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से सेफ है, लेकिन फिर भी उसको उसमें पैसे निकालना, पैसे डालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बैंक में आप आसानी से जाके पैसे डाल सकते हैं। पर अब आगे सोच करके देखिए कि अगर बैंक पर इंटरेस्ट रेट जो है ये 5% से कम होकर के अब आपको केवल 3% मिल रहा है। क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है, तो ये जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो अब ये 3% हो गया। अब आप कहाँ पर पैसा लगाएँगे? आपको तो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब आप अपना पैसा यहाँ से निकाल करके यहाँ पर लगा देंगे। बैंक जो बॉन्ड यील्ड होता है, खासतौर पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ पर आप पैसा लगा देंगे। और जब किसी चीज़ की हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो उसके प्राइस क्या हैं? उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं आपके। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब आप जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बॉन्ड यील्ड को खरीदना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू करेंगे, तो जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस है, वो भी बढ़ जाएगा। और प्राइस और यील्ड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा, तो यील्ड क्या है? यील्ड भी आपकी कम हो जाएगी और यील्ड कम होगी तो यानी कि बेनिफिट, यानी कि जो रिटर्न है वो कम हो रहा है। तो इस तरीके से बॉन्ड मार्केट पर आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ये जो यील्ड यहाँ पर कम हो रही है, इसी यील्ड का इस्तेमाल एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में किया जाता है, जिसकी वजह से बैंक जो आपको उधार पर बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम अंत में वापस अपने सवाल पर आते हैं। कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था नकद आरक्षित अनुपात को लेकर के। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि यहाँ पर नकद आरक्षित अनुपात का निर्धारण जो है वो इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद है कि अब आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।